बात कर रहे हैं हम लोग एक टर्म लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी बेसिकली होती क्या है? देखो, आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है। आयनिक कंपाउंड ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है कोई भी ऐसा अरेंजमेंट दैट इज ऑर्डर्ड, कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है? जैसे मान लो किसी अरेंजमेंट में ऐसा है कि ए के बाद बी आता है, फिर उसके बाद फिर से ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर यहाँ बी आता है, ऐसे ए आता है। इस तरीके से अगर देखो तो ए के बाद बी, बी के बाद ए, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है हमें। इस तरीके का अरेंजमेंट अगर हमें मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये क्या बना रहा है? क्रिस्टल बना रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है। और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का क्या मतलब है? अगर आप कोई भी क्रिस्टल ले लेते हो, किसी भी क्रिस्टल को ले लो, आयनिक कंपाउंड है, उसके क्रिस्टल को आपने ले लिया और उसके 1 मोल को आप ब्रेक करना चाहते हो, और उसको आप ब्रेक करोगे उसके गैसियस एटम्स में, गैसियस एटम्स में ब्रेक कर दो। ठीक है, जिनसे भी वो क्रिस्टल बना हुआ है उसके गैसियस एटम्स में उसको ब्रेक कर दो। तो इसमें जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। क्लियर है बात? जैसे मान लो आपने ले लिया NaCl का क्रिस्टल। ठीक है, NaCl नमक होता है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। NaCl का क्रिस्टल अगर हमारे पास है तो NaCl के क्रिस्टल में, NaCl का मान लो ये क्रिस्टल है हमारा, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स इससे आपस में अटैच होंगी। ये NaCl का क्रिस्टल है, इसका आपने क्या लिया? 1 मोल ले लिया। अब इसको आप क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, अब इसको ब्रेक करोगे तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इनके बीच में जो भी बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि इसको Na+ गैसियस बनाना है और Cl- गैसियस बनाना है। क्योंकि ये Na+ से बना था और Cl- से बना था, उसको गैसियस स्टेट में हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जो सप्लाई करोगे उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर है बात? अब जो क्रिस्टल लैटिस जितना ज़्यादा जिसकी लैटिस एनर्जी होगी उसको ब्रेक करने में उतना आपको टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा, मतलब जैसे मान लो कि एटम्स ऐसे अटैच हैं किसी में, ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा थोड़ा। तो अगर आपको गैप है तो आपको एनर्जी आप दे रहे हो। ठीक है, और कहीं पे ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं है एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं है, तो अब इस स्ट्रक्चर को हम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये सेकेंड वाला में जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें गैप बिल्कुल नहीं है, तो इसमें जब आप एनर्जी दोगे आप बोलोगे इसको, इन दोनों को अगर कंपेयर करो, ये मान लो एक क्रिस्टल है, या आप नाम दे दो, एक क्रिस्टल ऐसा है जिसमें थोड़ा सा, इसको 1 क्रिस्टल बोल दो और इसको 2 क्रिस्टल बोल दो, तो 2 में कॉम्पैक्ट ज़्यादा है, देख पा रहे हो आप लोग? तो जहाँ पे कॉम्पैक्ट ज़्यादा होगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब उसकी लैटिस एनर्जी मोर होगी। ये मोर कॉम्पैक्ट है इसलिए इसमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। जो लेस कॉम्पैक्ट होगा उसमें लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है बात?
तो 1 मोल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। जैसे NaCl की वैल्यू यहाँ पे दी है, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। दिस मीन्स दैट 788 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज required to separate 1 mole of solid NaCl into Na plus gaseous and NaCl gaseous to an infinite distance। ये एक दूसरे से सेपरेट कितने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, जिसको इनफाइनाइट बोल दिया। ठीक, अब लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। डेल्टा H टर्म यूज़ कर दिया तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी की अगर बात करो तो ये हमेशा आती है निगेटिव। निगेटिव का मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस को अगर आप ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी इज सप्लाइड। ठीक है, एनर्जी निकलेगी नहीं। डेल्टा H निगेटिव का मतलब ही होता है कि एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो। क्लियर है बात? तो लैटिस एंथैल्पी हमेशा निगेटिव होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। लैटिस एंथैल्पी की अगर बात करो तो लैटिस एंथैल्पी आपकी डिपेंड करती है जो आयंस की रेडियस होती है। जैसे मान लो Na प्लस है तो उसको यहाँ पे लिख रहे हैं Z प्लस, Cl माइनस है तो इसके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं Z माइनस। ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे Z क्या है? यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर बेसिकली नहीं शो कर रहा है, ये बोल रहे हैं Z प्लस Z माइनस का मतलब है कि किसी भी उस पर चार्ज कितना है। अगर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस कॉमा Z माइनस दिया हुआ है ना, इसका मतलब मोटी मोटी बात लिख लो, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स जब ज़्यादा लगेगा आयंस के बीच में तो क्या होगा आपका? तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। जब फोर्स ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगे तो कॉम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर है बात? जैसे मान लो आपको दे दिया जाए Mg+2 और Na प्लस दे दिया जाए, तो यहाँ पे अगर देखो तो इनके साइज में बहुत अंतर नहीं होगा आयंस के। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे चार्ज +2 यूनिट का है और इस पे चार्ज +1 यूनिट का है। तो जहाँ पे चार्ज ज़्यादा वहाँ आयंस के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें Mg+2 और कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें Na प्लस है तो लैटिस एंथैल्पी Mg+2 के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक चार्ज काम करता है और एक क्या काम करता है? साइज काम करता है। तो साइज अगर छोटा है, जैसे मान लो कि साइज मान लो आयंस हैं, ये बड़े बड़े आयंस हैं, ठीक है, इनको एक दूसरे के साथ फिक्स होना है, बड़े बड़े साइज के आयंस हैं, तो गैप ज़्यादा आ जाएगा ना बीच में, कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएंगे। कॉम्पैक्ट का मतलब ये जो बीच का गैप है वो कम। और अगर छोटू छोटू आयंस है तो ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, गैप कम आता है बीच में। ये जो बीच में गैप्स बनते हैं इनको वॉइड्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ये गोले गोले हम क्यों बना रहे हैं, हम स्क्वायर या रेक्टेंगल क्यों नहीं बना रहे हैं? ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्फेरिकल माना जाता है। जब सॉलिड स्टेट हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इस एटम को क्या एज्यूम कर लेते हैं, आयन को क्या एज्यूम कर लेते हैं? स्फेरिकल, स्फीयर। क्लियर है यहाँ तक बात? लिक्विड और गैस में, लिक्विड और गैस में भी स्फेरिकल ही मानते हैं, स्फेरिकल ही मानते हैं। शेप को क्या एज्यूम कर लिया जाता है? स्फेरिकल। तो बहुत सारे कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं। अब देखो दूसरी क्या बात है, ये अगर स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे वॉइड अगर देखो आप तो ज़्यादा है, बड़े बड़े अगर एटम्स हैं तो वॉइड ज़्यादा है, मतलब खाली स्पेस ज़्यादा है। यहाँ पे अगर देखो तो वॉइड छोटे छोटे होंगे, वॉइड लेस है।
तो जहाँ पे एम्प्टी स्पेस कम है, वॉइड बोलते हैं एम्प्टी स्पेस को, एम्प्टी स्पेस कम है वहाँ पे कॉम्पैक्ट है स्ट्रक्चर, और जहाँ पे एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है वहाँ पे क्या है, वो स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट नहीं है, लेस कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, मतलब आयंस एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से कैच किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको हटाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना एक दूसरे से अलग करने के लिए। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं हम। एक तो हमने चार्ज का पढ़ लिया, तो चार्ज से सीधे ध्यान रखना है कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी, जिसके केस में चार्ज ज़्यादा उसके केस में लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा, अगर दो केसेस को कंपेयर करना है। दूसरी बात होती है रेडियस की। जब रेडियस छोटी होती है तो एक दूसरे से आयंस कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट रखते हैं, तो वहाँ पे भी लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाती है। उसके बाद एक टर्म दिया हुआ है R इज इक्वल टू आर प्लस एन आर माइनस, यानी इंटर आयनिक डिस्टेंस। मान लो ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, दो आयंस है ना। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जिसको R प्लस और R माइनस लिख रहे हैं। समझ रहे हो? प्लस का मतलब पॉजिटिव वाले आयन की रेडियस और माइनस का मतलब माइनस वाले आयन की रेडियस। क्लियर? हाँ। देखो अब उसी के केसेस बता रहे हैं। देखो जैसे ये केसेस दिए हुए हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। NaCl की ज़्यादा है KCl के कंपैरिजन में। केसेस कैसे आते हैं? एक चीज़ कॉमन दे दी जाएगी, अगर दोनों अनकॉमन है ना, तो वहाँ पे डेटा देना पड़ेगा इनको। अब जैसे फर्स्ट केस है, NaCl की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है KCl से। अगर हम लोग इसको सोचें तो कैसे सोचेंगे? देखो Cl तो दोनों में ही है, तो यानी ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर तो दोनों में ही सेम काम करेगा ना, तो कॉमन फैक्टर को ध्यान नहीं देते। पहले वाले में Na प्लस आयन है, दूसरे वाले में K प्लस आयन है। देख पा रहे हो? Na प्लस जो होता है इसमें 3 शेल्स होते हैं, आपको पता है सोडियम में। और इसमें अगर K प्लस की अगर बात करो, जैसे Na प्लस का अगर स्ट्रक्चर देखो तो 281 होता है, और ये 1 हट जाएगा तो यहाँ पे 28 आ जाएगा Na प्लस में। अगर पोटेशियम की बात करो तो 2881 होता है, यहाँ से अगर 1 आप हटा दोगे, ये तो पोटेशियम का होता है। अगर आपको पोटेशियम प्लस का लिखना है तो 288 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर शेल्स को देखो तो ओवरऑल में सोडियम के ऊपर शेल होते हैं 3 और पोटेशियम में शेल होते हैं 4, और अगर आयन बन जाता है तो इस शेल के भी इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं। ठीक, तो साइज किसका बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, साइज किसका ज़्यादा होगा? पोटेशियम का। अब पोटेशियम का अगर साइज ज़्यादा है तो मैंने क्या बताया था, लैटिस एंथैल्पी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेशियम का अगर साइज ज़्यादा है तो उसकी लैटिस एंथैल्पी अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर है बात? अब सेकेंड केस लेते हैं, जैसे NaCl और MgO में दिया हुआ है। NaCl और MgO की बात करो अगर, NaCl और MgO की अगर बात करें तो इसमें देखो तो इसमें चारों आयंस डिफरेंट हो गए ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। देख पा रहे हो? NaCl और MgO में कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करें फिर? देखते हैं कैसे करेंगे। NaCl और MgO की बात करें तो NaCl में Na प्लस है, Cl माइनस है, इसमें Mg प्लस 2 है और O माइनस 2 है। ठीक है,
सोडियम और पोटेशियम के साइज लगभग लगभग एक होते हैं, आसपास ही हैं, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मैग्नीशियम का आपका है 12। तो ये होता है 281 और ये होता है 282। एक ही पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के तीन दोनों एलिमेंट है, तो साइज में बहुत अंतर नहीं होगा, अगल बगल है बिल्कुल। तो इनके साइज में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन Mg+2 का चार्ज क्या है, ज़्यादा है, देख पा रहे। और यहाँ पे देखो Cl- है, तो Cl- में -1 का चार्ज है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है देखो, -2 का, यहाँ पे भी चार्ज ज़्यादा है। तो इसके दोनों आयंस में क्या हो गया, चार्ज ज़्यादा हो गया। कभी भी अगर रेडियस और चार्ज को हमको कंपेयर करना है तो हमेशा चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज को हमने क्या किया, Cl- और O-2 के साइज को हमने नेग्लेक्ट किया, हमने चार्ज फैक्टर को देखा। तो चार्ज फैक्टर से लैटिस एंथैल्पी जो होती है वो चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा, यहाँ चार्ज ज़्यादा है यहाँ कम है, इसकी ज़्यादा। क्लियर है बात। अब थर्ड केस देख लो। थर्ड केस में फिर से NaCl and MgCl2 बना दिया, तो Cl तो कॉमन हो गए। अब Na+ और Mg+2 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने इसके पहले वाले में साइज को क्या किया था, साइज को नेग्लेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बन सकता है हमारा। अब हमें लेना है NaCl and MgCl2। देखते हैं पहले किससे बना। ये बना है Na+ से, ये Cl- से, ये बना हुआ है Mg+2 से, और ये बना हुआ Cl- से। ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसको भूल जाओ। अलग फैक्टर क्या है, यहाँ Na+ है, यहाँ Mg+2 है। इसमें भी 3 शेल्स होते हैं, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 3 शेल्स हैं इसमें। तो रेडियस अप्रॉक्सी सेम होगी। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, चार्ज फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉम्पैक्टनेस से उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ, यहाँ चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो और केस देखते हैं। जैसे ये है Na2O और NaF, यहाँ कैसे कंपेयर कर रहे हैं। Na2O जो बना हुआ है वो Na+ से बना हुआ है, देख पा रहे हैं, और O-2 से बना हुआ है। और आपका अगर बात की जाए NaF, तो यहाँ पे Na और आपका इससे बना हुआ है F- से। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपैरिजन में आपका क्या होगा, कंपैरिजन में सोडियम को तो हटा ही दो। इसमें अगर देखो तो सोडियम प्लस O-2 और ये सोडियम प्लस F- से बना हुआ। तो सोडियम को तो भूल जाते हैं, कॉमन है दोनों में। O-2 में यहाँ पे चार्ज है -2 का, यहाँ पे चार्ज है -1 का। तो चार्ज देखो किस में डोमिनेट कर रहा है, ये वाले में डोमिनेट कर रहा है। इसमें भी आपके 2 6 होता है और इसमें भी 2 7 होता है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी 2 शेल है, यहाँ पे भी 2 शेल है, लेकिन यहाँ पे -2 का चार्ज है और यहाँ पे -1 का है, तो चार्ज इसमें डोमिनेट कर रहा है ना। और जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ Li क्या होगा, ज़्यादा होगा डायरेक्टली। फिर NaCl Na2S को कंपेयर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे Na ये कॉमन फैक्टर हो गया, Cl- और S-2 को देख लो। अब यहाँ पे चार्ज Cl- का है और यहाँ पे S-2 है, तो फिर से चार्ज डोमिनेट कर रहा है, चार्ज डोमिनेट कर गया। ये भी थर्ड शेल का है, ये भी थर्ड शेल का है, तो साइज़ इतना ज़्यादा। क्लोरीन को अगर देखो तो 287 होता है, सल्फर को अगर देखो तो एटॉमिक नंबर 16 होता है, 286। तो 3 शेल इसमें भी, 3 शेल इसमें भी, तो साइज़ में बहुत डिफरेंस नहीं होगा, चार्ज में डिफरेंस आ गया, इसलिए इसका चार्ज ज़्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा। क्लियर।
हम्म। क्या दोनों में ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो? अगर देखो, हाँ, अगर दोनों ही ज़्यादा हो गए तो फिर तो, अगर एक ही में दोनों ज़्यादा हो गए तब तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, उसका तो लैटिस एंथैल्पी, सॉरी, अगर अलग अलग में हुए, ठीक है, एक में मान लो चार्ज ज़्यादा हो रहा है और एक में आपका रेडियस ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसमें आपको चार्ज को प्रेफर करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना एक लाइन, अगर दोनों सेम हो, एक केस में आ गया तब डेटा की ज़रूरत होगी, तब नहीं अंदाजा, तब अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या लेटेस्ट सेम कैसे बोल दोगे? ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। से सेम कैसे बोल दोगे? सेम तो बोलना वो हो जाएगा ना, सेम नहीं बोल सकते, ठीक है। देखो, इन साइज एंड चार्ज, चार्ज विल डोमिनेट। अगर दोनों चीजें हैं तो चार्ज डोमिनेट करेगा। फिर देखो, Al2O3 है, Na2O है और MgO है, इसमें बताना है। तो देखो किससे किससे बना है, पहले ये देख लेते हैं। सब में एक तो ऑक्साइड है, सब में ऑक्सीजन है। हाँ, तो ऑक्सीजन हो गया आपका कॉमन फैक्टर। तो ऑक्सीजन अगर कॉमन फैक्टर हो गया तो अब आगे वाले कर लेते हैं। Al2O3 है, MgO है और Na2O है, यही है ना। अब देखो कौन किससे बना है। ये बना है Al+3 और ऑक्साइड से, ऑक्साइड आयन होता है O-2। ये भी ऑक्साइड है मैग्नीशियम का, तो ये Mg+2 से बना हुआ है, O-2 से बना। ये सोडियम का ऑक्साइड है, तो सोडियम +1 से बना हुआ है और O-2 से बना। तो ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो कॉमन फैक्टर को भूल जाओ। जो डिफरेंस है वो क्या है? Al+3, Mg+2 एंड Na+। यहाँ पे अगर देखो तो ये भी थर्ड, एल्युमिनियम भी होता है एटॉमिक नंबर 13, तो 283, 3 शेल होते हैं इसमें, पहला शेल, दूसरा, तीसरा। Mg को भी अगर देखो तो Mg में 282 होता है, यानी कि आपके 3 शेल होते हैं। सोडियम को अगर देखो तो सोडियम में भी 3 ही शेल होते हैं, मतलब रेडियस तो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी, तो रेडियस को भूल जाओ, जो अप्रॉक्सी सेम है उसको भूल जाओ। अब चार्ज देख लो, चार्ज लैटिस एंथैल्पी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज दिख रहा है आपको, तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी इसकी? हाईएस्ट होगी। सबको क्लियर है बात? अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी की, बात हो रही है, ठीक है। सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसमें देखते हैं हाइड्रेशन होता क्या है। देखो, जैसे मान लो हाइड्रेशन के बारे में क्या है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है, मान लो ये है आपका NaCl था, है ना। तो जब हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होने का मतलब है कि वाटर में आपने घोला और इसके जो आयंस थे वो हाइड्रेट हो जाए। हाइड्रेट होने का मतलब है कि उनको जो सॉल्वेंट है उसके एटम्स सराउंड कर लें, सॉल्वेंट के आयंस सराउंड कर लें, सॉल्वेंट उसको क्या कर ले? सराउंड कर लेता है, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। तो होगा क्या, Na है आपका पॉजिटिव और Cl है आपका निगेटिव। H2O में दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक H+ होता है, एक OH- होता है। अगर मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो एक पार्ट माइनस और एक पार्ट प्लस होता है, इसको हम बोलते हैं OH- और इस पार्ट को बोलते हैं H+। मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो जब NaCl इसमें डिजॉल्व किया जाता है तो Na के पास भी Na+ है और Cl- है, तो प्लस वाला जो पार्ट है उसके पास सॉल्वेंट का माइनस वाला पार्ट और
माइनस वाले पार्ट के पास प्लस वाला पार्ट आकर के अटैच होता है, उसको कवर अप कर लेता है चारों तरफ से, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों होता है? कुछ नहीं आता आपको? हाँ, उसके लिए ठीक है। ठीक, तो सॉल्वेशन का क्या मतलब है कि आपने आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व किया, उसके आयंस जो हो गए उसको चारों तरफ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने कवर अप कर लिया। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अटैच होंगे कि उस आयन का जो उस कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन होगा उसके पास इसका निगेटिव पार्ट, और जो निगेटिव आयन होगा उसके पास इसका पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ Na+ को देखो जो कवर कर रहा है माइनस 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 वाला पार्ट कवर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ OH- है और ये H+ है। समझ आ रही बात? दूसरा Cl- है, इसको इसके पास कौन सा पार्ट आता है H2O का? ये क्योंकि माइनस चार्ज वाला है तो इसके पास पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाता है। ये उल्टा क्यों लिख रखा है? इसके पास पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाता है। अब इसको तो इरेज नहीं कर सकते ना। इसके पास पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, और जब इधर से H2O ने पूरा घेर लिया इसको, इधर से इसने घेर लिया, तो ये Na+ और Cl- सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने इनके बीच में क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, आयंस है तो एक फोर्स लगता है, उसी को तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ, ये भी डिसॉल्व हो जाता है। इसको बोलते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है बात इतनी? देखो क्या लिखा है, वेन एवर एनी कंपाउंड जनरली आयनिक और पोलर, पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट बनते हो, डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट और वाटर। पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि सॉल्वेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हो। जैसे H2O होता है तो उसमें क्या होता है H+ और OH-। तब क्या होता है, डिफरेंट आयंस ऑफ कंपाउंड विल गेट सेपरेटेड एंड विल गेट surrounded by polar solvent molecule. This process is known as solvation or hydration, and energy released in this process is known as solvation energy or hydration energy. Clear है बात इतनी? अब ये हमने पढ़ी क्यों एनर्जी, देखिए इसका मतलब क्या, मतलब तो समझ गए। अब हमारे काम क्या आएगा, देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड है, इसको हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई आप ऐसा थोड़ी ना आयनिक कंपाउंड लेके आए और आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व होने की एक कंडीशन होती है, आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल ओनली इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी। क्यों? मान लो उसके क्रिस्टल का लैटिस है, वो कॉम्पैक्ट एकदम बना हुआ उसका लैटिस, ठीक है, उसकी लैटिस एनर्जी मान लो है 200 किलो जूल पर मोल। उसके एक मोल को ब्रेक करना है तो तुम्हें 200 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, समझ आती है इतनी बात? ठीक, ये फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, सपोज किया। अब जब आप उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, और वो हाइड्रेशन एनर्जी उसके जो लैटिस है उसको ब्रेक करेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो लैटिस को ब्रेक करने का काम, सॉल्वेशन एनर्जी उसमें यूज हो जाएगी। तो सॉल्वेशन एनर्जी मान लो इस लैटिस की है 120 किलो जूल पर मोल। अब सॉल्वेशन तो तुम्हारा 120 है और क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी 200 किलो जूल है, तो लैटिस का 1 मोल पूरा ब्रेक हो पाएगा क्या, डिसॉल्व हो पाएगा? ठीक है,
तो सॉल्युबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि सॉल्वेशन एनर्जी को ज़्यादा होना चाहिए लैटिस एनर्जी से, तभी सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और तभी वो लैटिस ब्रेक हो पाएगा, वो चीज़ डिसॉल्व होगी, उसी स्टेट को हम सॉल्युबल बोलेंगे। क्लियर है बात? तो याद क्या रखना है कि He अगर आपको डिसॉल्व करना है तो लैटिस एंथैल्पी से हाइड्रेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप बोलोगे एक वर्ड यूज कर रहे हैं हाइड्रेशन, एक बोल रहे हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेंट, जब कोई भी सॉल्वेंट की बात करेंगे, एनी सॉल्वेंट की बात करते हैं तो टर्म यूज करते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। और जब सॉल्वेंट आप वाटर यूज करते हो तो उसी एनर्जी को आप क्या नाम देते हो? हाइड्रेशन। क्लियर है बात? यानी सॉल्वेशन एनर्जी को ही वाटर के केस में हाइड्रेशन एनर्जी नाम देते हैं। अब जैसे लैटिस एंथैल्पी चार्ज के ऊपर डिपेंड करती थी, वैसे सॉल्वेशन एंथैल्पी भी डिपेंड करती है। सॉल्वेशन एनर्जी भी, चार्ज बढ़ता जाएगा तो सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। दूसरा एक और चीज होती है सॉल्वेशन एनर्जी के लिए, जो सॉल्वेंट होता है ना, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है कि अगर इसमें कोई कंपाउंड आप डिसॉल्व करते हो तो ये किस फोर्स से सेपरेट करेगा उनके आयंस को। ठीक है, जैसे मान लो कि वाटर है एक सॉल्वेंट, तो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। ठीक है, और कोई और मान लो सॉल्वेंट है, अदर सॉल्वेंट, उसके लिए K की वैल्यू, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू मान लो दी हुई है 40। तो आप देख पा रहे हो ये 81 है इसका और इसकी 40 है, मतलब इसकी पावर इसके कंपैरिजन में लगभग आधी है। और ये पावर क्या है, इसको हम मोटी मोटी बात क्या समझते हैं? पावर टू सेपरेट आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑन डिसोल्यूशन, जब हम डिसॉल्व करते हैं तब। क्लियर है बात इतनी? तो मोटी मोटी बात याद क्या रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। अगर मान लो कि सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसको डिसॉल्व करने में आसानी रहेगी, उसको डिसॉल्व करने में इजी पड़ेगा। ये देखो, ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, देखो यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी को डिपेंडेंसी दिखाई गई 1 - 1/εr, एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको। ठीक है, 1 - 1/εr इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है सॉल्वेशन एनर्जी। अगर ये फैक्टर ज़्यादा हो जाए तो ऐसी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अगर कोई मान लो सॉल्वेंट है, उसके लिए एप्सिलॉन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए 1/ε की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान लो दो को कंपेयर करते हैं, इन्हीं दो को, ये दो को ले लेते हैं, ये मीथेनॉल है, इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू वाटर के लिए 81 है और मीथेनॉल के लिए 34 है। तो 1/εr की वैल्यू अगर निकालो दोनों के लिए, तो पहले के लिए 1/81 आएगी और दूसरे के लिए क्या आ जाएगी, 1/34 आ जाएगी। कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? 1/34 ज़्यादा है। इसका मतलब जिसका एप्सिलॉन ज़्यादा था उसका 1/ε कम है। ठीक है, अब 1/ε से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? 1 - 1/ε से, इससे मतलब है। तो अगर देखो आप, ये वाली वैल्यू अगर किसी की ज़्यादा है तो उसका ये वाला वैल्यू कम आएगा, या ये वाली वैल्यू कम है अगर किसी का, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा आएगा, क्योंकि 1 में से आप माइनस करोगे उस फैक्टर को।
अब ये वैल्यू क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेशन एनर्जी, तो जिसके लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा। तो दोनों को अगर कैलकुलेट करो तो कुछ इस तरीके का आएगा। देखो दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 1/81 आ गया, यहाँ पे अब 1 माइनस एप्सिलॉन निकालो। तो यहाँ पे क्या फैक्टर आ जाएगा, 81 माइनस 1/81, तो ये कितना आ गया 80/81 है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17/18 आ जाएगा। अब कौन सी वैल्यू ज़्यादा है देख लो। कैलकुलेट जब करोगे तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। कैलकुलेट नहीं करना है बेसिकली आपको एग्जाम में, आपको तो याद रखना है कि किस फैक्टर, इस फैक्टर को याद रखना है, इसके ऊपर सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है। जिसका ये ज़्यादा उसका 1/this लेस, और उसका 1 माइनस 1/this मोर, और जिसके लिए ये ज़्यादा होगा उसकी सॉल्वेशन एनर्जी अपने आप ज़्यादा। और सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है, सॉल्युबल कभी कब होगा, जब सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाए उसकी लैटिस एंथैल्पी से। क्लियर है बात। अब देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी से रिलेटेड एक और फैक्टर पूछा जाता है, हाइड्रेशन रेडियाई पूछी जाती है। हाइड्रेटेड रेडियाई जो आयंस है उनकी रेडियाई क्या होगी। देखो दो को कंपेयर किया, जैसे मान लो Li+ है हमारे पास और एक Na+ है। अब Li+ को अगर देखो तो Li+ क्या होगा, 2 1 होता है लिथियम, तो ये 2 वाला बन जाएगा। अगर वैसे देखो तो इसमें लिथियम है तो शेल कितने होंगे, 2 होंगे, छोटा होगा ही। इसमें शेल कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये क्या होगा, इसका साइज कम है, देख पा रहे हैं छोटा है। अब जो छोटे एटम्स, छोटे आयंस होते हैं, जब उनको सॉल्वेंट चारों तरफ से घेरने के लिए आता है, मान लो यहाँ Li+ है और इसके चारों तरफ H2O आ रहा है, ठीक है। तो जो छोटे आयंस होते हैं उनको हाइड्रेशन क्या होता है, उनका हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है। ये छोटा सा आयन है, इसके चारों तरफ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं आराम से इसकी रेडियस में। तो अब इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप मान लो, आप देखते हो कि Na+ ले लिया तुमने, ठीक है, Na+ का आप साइज खुद का इतना बड़ा है, तो इसके चारों तरफ ना वाटर मॉलिक्यूल कम अटैच हो पाएंगे, इससे अटैचमेंट कम वाटर मॉलिक्यूल का हो पाएगा। मतलब आयन अगर बड़ा हो जाता है तो वो कम वाटर मॉलिक्यूल को अटैच कर पाता है या कम सॉल्वेंट को अटैच कर पाता है, जबकि आयन अगर छोटा होता है तो ज़्यादा सॉल्वेंट को अटैच कर लेता है। और जब भी ज़्यादा सॉल्वेंट को अटैच कर लेगा तो जो पूरे आयन की रेडियस आप निकालोगे हाइड्रेटेड की, हाइड्रेटेड का मतलब उसमें H2O भी आ गया, वो सारे के अगर निकालोगे तो रेडियस इसकी हो जाती है बड़ी, ये बड़ा बन जाता है क्योंकि H2O ज़्यादा अटैच कर पाता है। और जो बड़ा आयन होता है वो कम H2O को अटैच कर पाता है, तो लेस H2O को अटैच करेगा तो इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा, छोटा बनेगा इसका हाइड्रेटेड। मतलब मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है, अगर आयन का साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा होगी। दूसरा, आयन का साइज बड़ा है तो हाइड्रेशन कम होगा तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई कम होगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक। अब उसके बाद बात की जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूछते हैं बहुत, ये दोनों बहुत पूछते हैं। एक पूछते हैं मोबिलिटी और दूसरा पूछते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है। मोबिलिटी का मतलब है कि आयन कैसे मूव करेगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मान लो कि आपके मान लो 2 टीचर्स हैं,
ठीक है, जैसे मान लो ये मैं हूँ, ठीक। अब मान लो माने क्या, मानते नहीं है, चलो एग्जैक्ट लिख देते हैं। मान लो कि हमारा वेट है 72 kg, ठीक है। और आपकी एक और टीचर है, संजना मैम कोई है सपोज, ठीक है। मेल फीमेल अलग अलग नहीं ले रहे, कंपेयर इसलिए कर रहे, फीमेल फीमेल की पावर एक सी होती है। ये मान लो कोई 40 kg की है, ठीक है। अब आपने क्या करवा दिया, दोनों प्रैक्टिस इक्वल करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि जो 72 kg वाला है वो डेली जब भी मैराथन होती है तो दौड़ता है, उसमें कोई ना कोई प्राइज लेता है, और जो 40 kg वाला है वो घर पे है, लेजी है, ऐसा नहीं है। दोनों की पावर सेम है, दोनों का जो दौड़ने का स्टेमिना है वो लगभग लगभग क्या है, सेम है। दोनों का स्टेमिना नहीं, दोनों की प्रैक्टिस सेम है, ठीक है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं वो सेम है, प्रैक्टिस सेम कर रहे हैं। एक 2 घंटे दौड़ता है सुबह जाके तो दूसरा भी 2 घंटे दौड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चांसेस क्या होंगे कि कौन ज़्यादा लंबा भाग सकता है? हाँ, मोर डिस्टेंस रनर कौन हो सकता है, मतलब ज़्यादा लंबा कौन भाग सकता है भाई, ज़्यादा कवर कौन कर सकता है? चांसेस तो यही होंगे कि जो हल्का फुल्का इंसान है, जैसे जो संजना मैम है, इनके चांसेस होंगे ना। इतनी बात सबको समझ आती है, सबको ही आती होगी। हल्का आदमी ज़्यादा भाग सकता है। अब भाई वो बात और है कि कोई ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले, एक्सेप्शन वगैरह अलग बात है, लेकिन वैसे चांसेस तो ज़्यादा हैं कि कोई हल्का फुल्का आदमी उसको दौड़ा दो तो मस्त दौड़ जाएगा, और कोई हमारी तरह या किसी की तरह भी अगर ज़्यादा वेट का इंसान है उसको दौड़ाओगे तो थोड़े टाइम बाद उसका क्या होगा, फिर वो नहीं दौड़ पाएगा, ठीक है। मतलब छोटा मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा और बड़ा मॉलिक्यूल धीरे धीरे दौड़ेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया मोबिलिटी का मतलब है दौड़ना, मूव करना, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जब डिज़ोल्व किया आपने तो कैसे कोई मूव कर रहा है। अब अभी अभी मैंने बताया कि लिथियम होता है छोटू सा, तो इसके चारों तरफ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो उसका रेडियस बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रेटेड आयन बनता है, उसका रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब ये बड़ा बन जाता है। इतनी बात समझ आती है सबको अगर दोनों को कंपेयर करो? बिगर इन साइज इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये हाइड्रेशन होने के बाद ये बड़ा बन गया। अब ये बड़ा बन गया तो वही वाली बात है कि जो वेट जिसका ज़्यादा है, जिसकी रेडियस ज़्यादा हो गई, उसकी मोबिलिटी कम होगी, वो कम तेज़ी से मूव कर पाएगा। क्लियर है बात? तो आपसे पूछा जाता है कि आयंस का, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है ना, ऐसे ही कंपेयर करने को दिया जाता है। Li प्लस दे दिया, Na प्लस दे दिया, K प्लस दे दिया, Rb प्लस दे दिया, Cs प्लस दे दिया। अब ये फर्स्ट ग्रुप के सारे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सीजियम में सेल्स बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, आयन ये बड़ा होता जाएगा। जब आयन बड़ा होता है तो उसका हाइड्रेशन कम होता है, और जब आयन छोटा होता है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब हाइड्रेटेड ये बड़ा बनेगा। इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगी, हाईएस्ट होगी इन सब में, और जिसकी रेडियाई बड़ी होगी वो बल्कि बन गया, भारी हो गया, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात? तो कैसे याद रखेंगे, अगर हाइड्रेशन रेडियाई ज़्यादा है तो मोबिलिटी अपने आप क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जिस आयन की हाइड्रेशन रेडियाई ज़्यादा है, जो छोटू आयन होगा उसकी हाइड्रेशन रेडियाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, उसकी मोबिलिटी कम होगी, उसका मूव करने का स्पीड कम होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आयंस है, इनकी क्या स्पीड चेक कर रहे हैं हम लोग? स्पीड कैसे चेक की जाती है, जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, उसमें कोई पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट लगा दी। अब एक जो निगेटिव प्लेट है उसकी तरफ ये सारे पॉजिटिव आयन जाएंगे। अब मान लो हमने कोई टाइमर लगाया और उसमें हम देख रहे हैं, मेज़र कर पा रहे हैं कि 1 सेकेंड में मान लो लिथियम के वहाँ पे 100
आयंस पहुंच रहे हैं। सोडियम के आपके क्या हो रहे हैं कि ज़्यादा आयंस पहुंच रहे हैं, मान लो 200 पहुंच रहे हैं। सीजियम का जब देखा तो मान लो सीजियम के 1 सेकेंड में 500 आयंस पहुंच रहे हैं, इसका मतलब सीजियम की मोबिलिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस से हम लोग देखते हैं। अभी किसी की स्पीड चेक करनी है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब टर्म आ जाते हैं, है ना। तो फिजिक्स तो है नहीं, तो आयंस की स्पीड हम लोग ऐसे देखते हैं। फिर उसके बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से क्या मतलब, इसको डिस्क्रिप्टिव वे में तो 12th में पढ़ेंगे हम। बस आप यहाँ पे निकालना सीख लो कि किसका ज़्यादा और किसका कम। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी के। मतलब जो आयन ज़्यादा मूव करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो करवाएगा ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख, एक साथ लिखना है तो ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो हाइड्रेशन, जिस आयन का हाइड्रेशन ज़्यादा, उसकी हाइड्रेशन रेडियाई ज़्यादा, उसकी मोबिलिटी कम, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम। तो अगर ये सारे आयन दिए गए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का भी यही ऑर्डर होगा जो मोबिलिटी का। बड़ा आयन ज़्यादा मूव करेगा, न सॉरी, जो हाँ बड़ा आयन ज़्यादा मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइड्रेटेड आयन बनेगा वो छोटा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब ये वही बात को फिर से लिख रहे हैं। किसी क्रिस्टल की लैटिस एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो सॉल्वेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। दोनों फैक्टर अपोजिट चलते हैं। अब देखो, सॉल्वेशन एनर्जी विल डोमिनेट इफ रेडियाई आर कंपेरेबल एंड डिफरेंस इज स्मॉल, देन लैटिस एंथैल्पी विल बी डोमिनेट। देखो इस लाइन का क्या मतलब है। अगर दो आयंस हैं, मान लो Na+ है, कोई दो आयंस है, मान लो एक M+ है और एक मान लो कोई आयन है X- है, मान लो, ठीक है। अब कंपैरेबल का क्या मतलब है। मान लो इसका रेडियस है 200 पिकोमीटर और इसका रेडियस मान लो 201 पिकोमीटर है, तो अप्रॉक्सी सेम टू सेम लग रहा है, आसपास ही है। तो आसपास हो गए तो इसको कंपैरेबल बोलते हैं। तो कभी भी जब आयंस की रेडियस कंपैरेबल होती है, ठीक है, या डिफरेंस स्मॉल होता है, रेडियस में डिफरेंस अगर छोटा है, तो लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी विल डोमिनेट। मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी सॉल्वेशन एनर्जी से। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी को कंबाइंड होना है, ये 200 पिकोमीटर की रेडियस का है और ये 201 पिकोमीटर की रेडियस का है, तो इनका अगर देखो तो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर हम पैसे के टर्म्स में बोले तो इकोनॉमिक स्टेटस इनका लगभग सेम हो गया। रेडियस जब सेम होगी, इकोनॉमिक स्टेटस सेम होगा, तो वो क्या होगा, वो आपका अच्छा आयन बनेगा, मतलब लैटिस अच्छा बनेगा। लैटिस जो बनेगा वो पैक बनेगा, ठीक है। पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में देखो, या अभी वो बात छोड़ दो, जैसे मैरिजेस की बात की जाती, तो मैरिजेस की जब बात होती है तो बोला जाता भाई ऐसा है कि अगर दोनों पार्टी कंपेरेबल हो, इकोनॉमिक स्टेटस और बौद्धिक स्टेटस हर चीज़ में। जैसे मान लो कोई एक फैमिली है, ठीक है, उसका लड़का है और वो फैमिली बिल्कुल इलिटरेट है ना, पढ़ी लिखी नहीं है, और एक फैमिली ऐसी है जिसमें सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे, एकदम मस्त नौकरियों में, सब टॉप टाइप के हैं पढ़ाई में, ठीक। तो क्या होगा,
अगर उन दोनों की मैरिज हो भी जाती है तो उसके अच्छे चलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है। या इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर लो, मान लो कोई मिडिल क्लास फैमिली से और वो जाकर के शादी कर लेता है किसमें, बहुत हाई फाई में, अंबानी में चला गया, ठीक है, तो या तो वो अंबानी बन जाएगा, ठीक है, और या तो क्या होगा, वहाँ के लोगों के स्टेटस को देखते देखते वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो कुछ तरीके से अगर देखो तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। अब उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। दो आयंस जिनकी रेडियस लगभग लगभग सेम हो या सेम हो, जैसे यहाँ पे 200 पिकोमीटर और 201 पिकोमीटर है, तो ये जब एक दूसरे से कंबाइंड होके क्रिस्टल बनाते हैं या लैटिस बनाते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट लैटिस बनाते हैं। और जब भी कॉम्पैक्ट लैटिस बनेगा तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर इनमें रेडियस में डिफरेंस होगा, अगर रेडियस इनकी जैसे मान लो एक की 200 है, एक की 100 है, एक की 50 है, एक की 200 है, तो अगर रेडियस में डिफरेंस आता है तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या हो जाती है, तब सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है बात? यानी कि लैटिस एंथैल्पी कभी भी ज़्यादा होगी अगर फैक्टर्स को देखो तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट चलेंगे, एलई एंड एसई अपोजिट चलेंगे, अपोजिट फैक्टर्स हैं। अगर किसी का क्रिस्टल लैटिस बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, तब सॉल्वेशन एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर आपका लैटिस बहुत वीक है ऐसा, तो सॉल्वेशन लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी, सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ग्रेटर विल बी सॉल्युबिलिटी। हाँ, क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे भी लिख सकते। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ग्रेटर विल बी सॉल्युबिलिटी। जितना छोटे और बड़े का गैप ज़्यादा है उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो, दो दो आयंस दिए हुए, एक केस दिया हुआ CSF, एक दिया हुआ CSCl, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। सीजियम बड़ा सा आयन होता है, इसकी 100 रेडियस दी है, फ्लोरीन की दी हुई है 10। डिफरेंस कितने का आ गया? देखो 90 का आ गया। यहाँ पे देखो 100 और 20, डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है हमें? 80 का। यहाँ पे देखो 130, यहाँ पे डिफरेंस 70 का। यहाँ पे 140, डिफरेंस हो गया आपका 60 का। तो देखो डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ग्रेटर विल बी सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस है तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। सॉल्युबल होने का मतलब ही है कि आयन ब्रेक हो गया, ठीक है। आयन ब्रेक होगा तो सॉल्युबल ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सबसे कम। क्लियर है बात? ये नीचे वाले इस फैक्टर पे ध्यान नहीं देना है, इससे आंसर नहीं निकल पाता उतनी जल्दी। तो डिक्रीमेंट इन सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डिक्रीमेंट इन लैटिस एनर्जी। अच्छा, ये इस केस के लिए कह रहे हैं, सॉल्वेशन एनर्जी में डिक्रीमेंट ज़्यादा है और इसमें कम है। इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। अभी के लिए इस फैक्टर को हम लोग स्टार बना के छोड़ते। अब देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दिया हुआ। ये एग्जांपल्स हैं जो आपके एग्जाम में ऑप्शन बना के दे दिए जाते हैं। जैसे LiF से LiI तक जा रहे हैं हम लोग। एक लिथियम फ्लोराइड है, फिर LiI है, ये लिथियम, यहाँ पे F, यहाँ पे लिथियम और I। अब I बहुत बड़ा है और लिथियम फ्लोराइड है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस हम देखें तो डिफरेंस किस में ज़्यादा होगा? LiF में ज़्यादा होगा रेडियस में या LiI में? पक्का?
देखो ये भी छोटा आयन होता है, स्मॉल होता है, और फ्लोरीन भी छोटा होता है। भाई लिथियम को अगर देखो तो लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 321, और फ्लोरीन को अगर देखो तो 27। 2 शेल इसमें भी, 2 शेल इसमें भी। ठीक। अब यहाँ पे लिथियम और आई को देख लो, तो लिथियम का तो वही रहेगा 21, और आयोडीन जो होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताइए। आयोडीन का एटॉमिक नंबर आयोडीन का मुझे पता नहीं है, आप बताओ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मुझे भी याद नहीं। एटॉमिक मास तो शायद 127 होता है, तो हाफ होगा। 50 पक्का? हाँ वही, वही तो मैंने कहा, हाफ कैसे एकदम से हो गया इतना। एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन 53 है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 53 है, तो अब इसमें कई सारे शेल्स होंगे, आपको पता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन में तो 2 शेल है, क्लोरीन में तो आपके 3 शेल हो जाते हैं, फिर ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन में आपके 4 शेल हो जाते हैं, आयोडीन में 5 शेल हो जाएंगे, तो बड़ा हो जाएगा ना आयन। तो यहाँ पे डिफरेंस कम होगा रेडियस में, इन दोनों की डिफरेंस। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हो गया, एक छोटू सा है, तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन डिफरेंस इन रेडियाई सॉलिबिलिटी विल बी मोर, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, LiF की कम होगी। यही सेम फैक्टर NaF और NaI में भी लगेगा, देख पा रहे हैं। ऐसे LiF और CSF में भी लगेगा। यहाँ पे भी सीजियम को बड़ा कर दिया, फ्लोरीन को तो कॉमन ले लिया, सीजियम जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे LiF कंपेरेबल है, सीजियम और F जो हो जाएंगे, सीजियम बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखो CSF और CSI में देखिए क्या होता है। CSF और CSI में CS बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है, और यहाँ पे CS बड़ा है और आयोडीन भी बड़ा है, तो अगर आप देखो तो डिफरेंस कम आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं CSF और CSI। ठीक है, एक को कॉमन ले लेते हैं, मान लो जैसे हमने बोला कि इसका मान लो 127 पिकोमीटर है सपोज, और इसका कम है, ये छोटा आयन है, इसका मान लो है 27 पिकोमीटर। यहाँ पे देखो इस सीजियम का भी तो 127 पिकोमीटर ही होगा। अब इसका मान लो ज़्यादा है, आयोडाइड बड़ा होगा, तो इसका मान लो 120 पिकोमीटर है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में आयोडीन बड़ा होगा। तो अब यहाँ डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 100 का अप्रॉक्स। ऐसे हमने अप्रॉक्स ही लिया है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, अंदाजे से ले लो। इसको अगर देखो तो सीजियम 127 था और ये 120 था, तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस देखो किस में ज़्यादा आ रहा है, इसमें आ रहा है, डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है आपका CSF में। तो जहाँ पे डिफरेंस आपका ज़्यादा होगा वहाँ पे सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी मोर है और यहाँ पे सॉलिबिलिटी क्या है, लेस। इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे। क्लियर है बात? ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अक्सर करके, ये वाले बहुत पूछते हैं। ठीक है, अब सॉलिबिलिटी एक और फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, उसको बता के आपकी क्लास ऑफ करो। सॉलिबिलिटी को अगर देखना है एक फैक्टर हम लोग और देखते हैं। हम लोगों ने वो पढ़ा था कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर पढ़ा था ना।
एक फैक्टर होता है, एक लाइन होती है, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट तुम लेते हो पोलर, पोलर का मतलब जिसमें पोल्स बनते हैं, जैसे वाटर होता है H+ और OH1, ठीक है। तो इसमें अगर कंपाउंड पोलर लोगे, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब जैसा सॉल्वेंट है वैसा ही कंपाउंड अगर लेते हो, जैसे मान लो तुमको इसमें डिजॉल्व करना है NaCl को, ठीक है, तो NaCl भी पोलर है, दोनों पोलर पोलर हो गए। तो दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे मान लो CH3OH है, ये मिथेनॉल है, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ये नॉन पोलर होता है। इसमें भी वैसे पोल्स बनते हैं पर ज़्यादा नॉन पोलर नेचर का होता है। अब इसको डिज़ोल्व करना है तुम्हें CCl4 में। CCl4 सॉल्वेंट है लेकिन ये भी नॉन पोलर है, इसमें प्लस माइनस नहीं बनता, तो ये दोनों एक दूसरे में अच्छा डिज़ोल्व होंगे। क्लियर है बात? हाँ, चलो आगे की बात अब हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे।